Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with Guru Chela. Dear students, today we have an exciting topic to discuss. We will be analyzing the past year's question paper for BA Honours Political Science Semester 6th Discipline Specific Core Paper Modern Political Philosophy. Dear students, by going through these questions, we can gain valuable insights into the exam format and understand the types of questions that may appear in the upcoming exam. So, let's get started. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सीबीसीएस सेमेस्टर 6 के डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहा है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने थे एंड सो मैनी थिंग्स हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 11 मई 2022 को कंडक्ट कराया गया था। ये जो वीडियो है ये ड्यू रेगुलर, DUSOL एंड NC-WEB तीनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। Alright my dear students, now that we have the past year question paper, dear students, before we delve into the specific questions, let's take a moment to understand the structure of the exam. Dear students, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले आइए जान लेते हैं क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को, किस प्रकार का स्ट्रक्चर रहा है एग्जामिनेशन का। आइए इसको बेहतर तरीके से जानने और समझने का प्रयास कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों की मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाने वाले हैं वो होने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8, जहां पर एनी 4 क्वेश्चंस आप लोगों को अटैम्प्ट करने होंगे, जहां पर 7 क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे टाइप होने वाले हैं एंड एक क्वेश्चन जो है आपका नॉट राइटिंग बेस्ड होने वाला है। नॉट राइटिंग बेस्ड यानी कि आप लोगों के पास 4 डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, जिनमें से एनी 2 टॉपिक्स को लेकर आप लोगों को शॉर्ट नोट जो है लिखने होंगे। अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर रहा है वो 75 मार्क्स का रहा है, जहां पर एक क्वेश्चन की मार्किंग जो है वो 18.75 रखी गई है। यानी कि आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के सिलेबस में टोटल नंबर ऑफ थिंकर्स जो गिवन है वो 6 हैं, जहां पर आपको कांत का जो थॉट है इनलाइटनमेंट को लेकर वो आपको कवर करना है, जीन जैक्यूस रूसो के थॉट को कवर करना है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के थॉट्स को कवर करना है, JS मिल के साथ साथ हीगल और कार्ल मार्क्स जैसे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के थॉट्स को कवर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 8 हैं। एंड अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो आप लोगों के सिलेबस के हैं अंदर हैं नंबर ऑफ थिंकर 6, यानी कि कोई भी एक थिंकर को आप जो है स्किप कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सिलेक्टिव स्टडी की, तो आप लोग डेफिनेटली सिलेक्टिव स्टडी जो है कर सकते हैं। आप लगभग 1 या 2 थिंकर को जो है छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, जितने भी अदर थिंकर्स हैं जो भी आपके सिलेबस के अंदर गिवन हैं उनको आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना होगा अपने मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के एग्जामिनेशन के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 11 मई 2022 को कंडक्ट कराया गया। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 प्रिंटेड पेजेस। अपना रोल नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है। सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं 3019। अगर हम यूनिक पेपर कोड की बात करें तो वो है 123216101। देन अगर हम बात करें नेम ऑफ द पेपर की, तो आप देख सकते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का ये क्वेश्चन पेपर है। नेम ऑफ द कोर्स यानी कि पाठ्यक्रम का नाम भी आप देख सकते हैं BA ऑनर्स का ये जो क्वेश्चन पेपर है। सेमेस्टर की बात करें तो ये 6th सेमेस्टर एंड 3rd ईयर का क्वेश्चन पेपर है। डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। आप लोगों के पास होते हैं 3 घंटे आंसर राइटिंग के लिए। एंड अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप
इमीडिएटली ऑन रिसिट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जैसे ही आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो दिए गए कॉलम पर आप लोगों को अपना रोल नंबर जो है मेंशन कर लेना है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो गिवन है वो 8 हैं, जिनमें से एनी 4 क्वेश्चंस जो आप पे बेहतर तरीके से आते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी कैरी करते हैं इक्वल मार्क्स, यानी कि 18.75 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन पेपर रहा है। अगर हम बात करें आंसर्स की तो आप लोग जो हैं हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक मीडियम में जो है आंसर्स को लिख सकते हैं, लेकिन आपको थ्रू आउट द पेपर एक ही प्रकार का मीडियम जो है यूज़ करना है। ये नहीं है कि आपने एक पहला क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करा है हिंदी माध्यम में और दूसरा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं अंग्रेजी माध्यम में। आप लोगों को एक ही प्रकार का मीडियम थ्रू आउट द पेपर यूज़ करना है, चाहे वो आपका मीडियम इंग्लिश हो चाहे वो आपका मीडियम हिंदी हो। सो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं छात्रों के लिए यहाँ पर निर्देश जो हैं मेंशन्ड हैं। इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। सो आइए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनलाइटनमेंट इज man's emergence from his self-incurred tutelage. Explain the statement in the context of Kant's view on enlightenment. मनुष्य का स्व अर्जित संरक्षण से उभरना ही प्रबोधन है। प्रबोधन के संबंध में कांत के विचारों के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का यूनिट 1 विच इज़ मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेस के अंदर से पूछा गया है, जहाँ पर कांत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनके थॉट्स हैं मॉडर्निटी को लेकर, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो कोट है ये मोस्ट फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर कांत की फिलॉसफी का है। उनका ये जो एस्से है 1784 में लिखा गया था, जहाँ पर इमैनुअल कांत की अगर हम बात करें तो ये जो हैं एक ग्रेट जर्मन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनिएंट एनलाइटनमेंट थिंकर्स भी थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया था मीनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। सो यहाँ पर कांत का ये मानना था कि जो एनलाइटनमेंट है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फ्री होते हैं देमसेल्फ फ्रॉम देयर सेल्फ इम्पोज्ड इम्मेच्योरिटी एंड ट्यूटेलेज। जो ट्यूटेलेज है उसका अर्थ क्या है? सो देखिए, कांत के अनुसार ए ट्यूटेलेज इज़ द इनएबिलिटी टू थिंक फॉर वन सेल्फ ड्यू टू अ लैक ऑफ करेज और लेजीनेस। He argued that individuals have the capacity to think and reason independently, but often rely on others, such as religious or political authorities, to guide their thoughts and actions. देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ट्रेडिशनली बात करें तो जैसे कि पहले लोग जो हैं अपना दिमाग का यूज़ ना करते हुए कुछ धर्मों के बेसिस पर जो हैं जो इन्होंने कह दिया उस बात को जो है मान लिया करते थे, लेकिन उन्हें कहा है कि अपना विवेक का जो है यूज़ करना चाहिए। रीज़न हमें दिया है, हमें थॉट जो है करना चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेस करने चाहिए हमें अपने थॉट्स किसी भी चीज़ को लेकर। ये ना हो कि किसी भी चीज़ को लेकर जो कहा गया है उसको आप मान लें, बल्कि अपना रीज़न अपना तर्क से जो है उस पर जो है अपना विचार जो है करना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है कांत कहते हैं सेप्रे औदे, जिसका जर्मन मतलब है डेयर टू नो, यानी कि हैव करेज टू यूज़ यूर ऑन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अपनी बुद्धि से अपनी समझ से जो है आप चीज़ों को परखें, देन उसको जो है फॉलो करें, समझने का प्रयास करें। ये जो था एक मोटो था एनलाइटनमेंट का। यहाँ पर ट्रू एनलाइटनमेंट की बात करें तो उसको रिक्वायर होती है इंडिविजुअल्स टू हैव द करेज टू यूज़ देयर ऑन रीजंस एंड टू थिंक क्रिटिकली। सो अगर हम समराइज़ करें तो जो कांत की स्टेटमेंट है वो ये सजेस्ट करती है कि जो एनलाइटनमेंट है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा इंडिविजुअल्स जो हैं वो ब्रेक फ्री होते हैं फ्रॉम देयर सेल्फ इम्पोज्ड इमेच्योरिटी एंड एम्ब्रेस करते हैं अपने खुद की कैपेसिटी और जो कह सकते हैं उनका इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग है उसको, एंड उसके साथ साथ जो रीजनिंग है उसको। तो यहाँ पर जो है कांत ये बात कहना चाह रहे हैं कि मैन जो है वो रियलाइज़ करे अपना खुद का पोटेंशियल थ्रू द यूज़ ऑफ हिज माइंड। सो आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि आखिरकार क्या
थॉट्स हैं कांत के इनलाइटनमेंट को लेकर, उनका क्या पॉजिटिव पॉइंट है वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। यस, क्रिटिकल एग्जामिन करते हुए आप लोगों को आंसर्स जो हैं जरूर लिखने हैं। Now dear students, move on the next question, which is question number 2. Discuss the importance of Mary Wollstonecraft's A Vindication of the Rights of Women in the context of 18th century feminism. 18वीं शताब्दी के नारीवाद के संदर्भ में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की रचना विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन के महत्व की विवेचना कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की सेकंड यूनिट रोमांटिसिज्म में जो आपका मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो आपका पोर्शन दिया गया है उसके थॉट्स के अंदर से ये बात जो है पूछी गई है। सो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जैसे कि आप जानते हैं ये जो थी एक इंग्लिश इनलाइटनमेंट और एक रोमांटिक मॉरल एंड पॉलिटिकल थिंकर थी जिनको कहीं ना कहीं कंसिडर करा जाता है मदर ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। सो इनकी एक नोवेल आई थी 1792 में जिसका नाम था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन। तो ये जो था एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी फेमिनिज्म, जहाँ पर वॉलस्टोनक्राफ्ट जो हैं आर्ग्यू करती हैं फॉर द इक्वल राइट्स एंड एजुकेशन ऑफ विमेन, यानी कि ये बात करती हैं विमेंस की एजुकेशन को लेकर, ये बात करती हैं विमेंस की इक्वल राइट्स को लेकर, ये चैलेंज करती हैं जो प्रीविलिंग सोसाइटल नॉर्म्स हैं और जो जेंडर रोल्स हैं उनके समय में उनको जो है ये चैलेंज करती हैं। ठीक है, ये कहती हैं कि भगवान ने जो है सबको एक जैसा बनाया है, सबके पास एक जैसा बुद्धि दी है, माइंड दिया है, सबके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो अपने बारे में सोच सके, अपने समाज के बारे में सोच सके। ठीक है, तो उनको भी एक एजुकेशन लेने का हक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों की बात करती हैं, जितनी भी उनकी मिजरेबल कंडीशंस होती हैं महिलाओं की उनके बारे में बात करती हैं, उनसे कैसे निपटाया जा सकता है इनके बारे में ये बात करती हैं। सो इन द 18th century women were often seen as intellectually inferior and confined to domestical roles। तो यहाँ पर वॉलस्टोनक्राफ्ट जो हैं उनका जो वर्क है वो चैलेंज करता है इन्हीं बिलीव्स को बाय एडवोकेटिंग फॉर विमेंस एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। विमेंस का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सके, उनको बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिल सके, इसके लिए ये जो हैं आर्ग्यू करती हैं। एंड ये आर्ग्यू करती हैं कि विमेन जो हैं वो मैन की तरह ही हैं। ठीक है, वो भी केपेबल होती, ठीक है, उनके पास भी रीज़न है एंड शुड हैव एक्सेस टू एजुकेशन, उनके पास एजुकेशन लेने का हक है टू फुली डेवलप देयर पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए उन्हें भी एजुकेशन की नीड है, उन्हें भी एजुकेशन जो है मिलनी चाहिए। एजुकेशन जो है केवल मैन तक ही सीमित ना हो बल्कि विमेंस को भी एजुकेशन का अधिकार जो है होना चाहिए, वो भी अपने पोटेंशियल को जो है क्या कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ। सो उन्होंने जो है काफ़ी सारे व्यूज़ जो हैं दिए हैं मिजरेबल कंडीशंस ऑफ वीमेन ऑफ हर टाइम इन यूरोप एंड हर आर्गूमेंट्स एंड सजेशंस टू इम्प्रूव अपॉन वीमेंस कंडीशन एंड देयर सब्जेक्शन। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को जो उनकी मिजरेबल कंडीशन हुआ करती थी महिलाओं की उनके टाइम पीरियड के दौरान वो आपको मेंशन करनी है एंड उन्होंने किस प्रकार के सजेशंस दिए हैं अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन के अंदर, ये आप लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से डिस्कस करना है। क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आप लोगों को अपना आंसर जो है यहाँ पर लिखना है। Now dear students, moving on the next question, which is question number 3, critically analyze Rousseau's views about inequality। असमानता के संबंध में रूसो के विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। रूसो जो कि आपकी यूनिट 2 है रोमांटिसिज्म, उसके अंदर जो आपका फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर गिवन है जीन जैक्यूस रूसो, उनके थॉट्स के अंदर से ये क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया है। सो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि रूसो के जो थॉट हैं इनइक्वालिटी को लेकर, वो उनके जो ऐसे है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन, इसके अंदर से लिया गया है, इसके अंदर गिवन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड जो कि पब्लिश हुआ था 1755 के अंदर। रूसो के लिए क्या है, जो इनइक्वालिटी है वो एक तरीके की रिसोर्सेज के अंदर देखने को मिलती है, या इस रिसोर्सेज का कह सकते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसकी ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो है एक नेचुरल इक्वालिटी नहीं है बल्कि ये एक फीचर है मॉडर्न सिविल सोसाइटी का। रूसो के लिए क्या है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एक रूट कॉज है इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, वो कहते हैं कि पहले समाज के अंदर इनइक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी जो आई है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण आई है। ये इनइक्वालिटी तब से आई है जब किसी एक बंदे ने किसी भी एक ज़मीन के टुकड़े को अपना कहा,
ठीक है। एंड उसके बाद जो है वहाँ पर ये इनक्वालिटी देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रूसो का जो भी इनक्वालिटी के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका थॉट है, वो आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है। जो भी उन्होंने कहा है कि किस प्रकार ओरिजिन हुआ है इनक्वालिटी का समाज के अंदर, वो आप लोगों को यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए डिस्कस करना है, ब्रीफली आप लोगों को यहाँ पर बताना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अर्नेस्ट बार्कर called J.S. Mills a prophet of empty liberty. Do you agree? Explain. अर्नेस्ट बार्कर ने J.S. मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये आपकी यूनिट 3 J.S. मिल के थॉट्स के अंदर से पूछी गई है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पूछा गया है कि जो अर्नेस्ट बार्कर हैं उन्होंने J.S. मिल को कहा है कि वो प्रोफेट हैं एम्प्टी लिबर्टी के। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो किस तरीके से आप एग्री नहीं करते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर व्याख्या करनी है, डिस्कस करना है। सो देखिए अर्नेस्ट बार्कर इसलिए कहते हैं J.S. मिल को प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी क्योंकि जो एब्सोल्यूटेड स्टेटमेंट हैं जो कि मिल के द्वारा बनाई गई हैं लिबर्टी को लेकर, ऑन लिबर्टी को लेकर, जिसमें हम बात करते हैं राइट ऑफ वन इंडिविजुअल अगेंस्ट रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अर्नेस्ट बार्कर, जो कि आप जानते भी होंगे, ये जो थे अर्नेस्ट बार्कर जो थे स्कॉलर थे पॉजिटिव लिबर्टी के। एंड इन्होंने जो है रिफ्लेक्शन जो है दिया ऑन गवर्नमेंट बुक इन्होंने लिखी है जो कि पब्लिश्ड हुई है 1942 में। ये जो है क्रिटिकल व्यू जो है मिल्स का जो अप्रोच है टू पॉलिटिकल फिलॉसफी, वो इसके अंदर बात करते हैं। पार्टिकुलरली ये बात करते हैं उनके आइडियाज़ को लेकर, जो कि उनके आइडियाज़ हैं इंडिविजुअल लिबर्टी को लेकर, उनका जो रोल है स्टेट को लेकर, जो उनके आइडियाज़ हैं J.S. मिल के, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करने का प्रयास करते हैं। बार्कर मे हैव felt that Mill's focus on individual freedom neglected the importance of collective goods and the role of the state in promoting the common good. So prophet का मतलब क्या होता है? जो कि हमें डिटेल रीजंस देता है टू अलाउ लिबर्टी एंड डिस्कस राइट्स ऑफ मैन एट लेंथ। एम्प्टी का मतलब क्या है? एज टू मैनी रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पर जो है ये आप लोगों को ओवरऑल जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है क्रिटिसिज्म ऑफ J.S. मिल का जो ऑन लिबर्टी को लेकर उनके थॉट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो ये सजेस्ट करते हैं कि मिल का जो कंसेप्ट है लिबर्टी का वो कहीं ना कहीं लैकिंग सब्सटेंस है और मीनिंगफुल कंटेंट है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आप लोगों की यूनिट जो आपकी 4 है, जिसके अंदर आपको कार्ल मार्क्स के साथ साथ हीगल के थॉट्स को भी कवर करना है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हाइटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो यहाँ पर जो है अभी तक मौजूद सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए। तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लास स्ट्रगल की, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ क्लास, ठीक है, इन हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो है मार्क्स की जो थ्योरी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, उसके बारे में बात करें तो ये जो है एक आउटलाइन है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की, जो कि पॉजिस्ट करती है द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड एज अ सीरीज ऑफ क्लास स्ट्रगल। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी की तो उसको समझा जा सकता है एक सीरीज़ के तहत, जो कि सीरीज़ है क्लास स्ट्रगल की। ये कहते हैं कि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो आपको हर जगह जो है क्लास स्ट्रगल्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री देखें क्लास स्ट्रगल्स की तो वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक तरीके का एक सीरीज़ जो है हमें देखने को मिलती है, एक पैटर्न जो हमें देखने को मिलता है। According to Marx, the driving force behind historical change is the conflict between the ruling class, यानी कि हम बात करते हैं बोर्जियासी की, एंड हम बात करते हैं वर्किंग क्लास यानी कि प्रोलेटेरिएट की। ये कहते हैं कि अगर आप प्रोग्रेस देखना चाहेंगे क्लास स्ट्रगल में, हिस्ट्री में अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 चीज़ देखने को मिलती हैं, जो कि है रूलिंग क्लास और दूसरी है वर्किंग क्लास। दोनों के बीच जो है ये एक कह सकते हैं
सीरीज़ है जो कि चलती हुई आ रही है। मार्क्स की जो थ्योरी है वो सजेस्ट करती है कि जो क्लास स्ट्रगल्स हैं ये कहीं ना कहीं आइसोलेटेड नहीं हैं, ठीक है, आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये जो हैं फंडामेंटल, आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं सोशल डेवलपमेंट के, या फिर कह सकते हैं सोसाइटल डेवलपमेंट के। तो ये जो हैं ऑफर करते हैं एक पर्सपेक्टिव ऑन द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एज अ सीरीज ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये कहते हैं कि जो हिस्ट्री है हमारी सोसाइटी की वो एक सीरीज़ है क्लास स्ट्रगल की, जहाँ पर हम बात करते हैं बोर्जासी की और प्रोलेटेरिएट की, जहाँ पर हम बात करते हैं डोमिनेट क्लास की और डोमिनेटेड की, ठीक है, डोमिनेंट्स की। तो यहाँ पर जो है इट हैज़ बीन द सीरीज ऑफ क्लास स्ट्रगल while it has been influential in shaping discussions on social inequality, ठीक है, हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं जो कि बिल्कुल भी लिमिटेशंस और ऑनगोइंग डिबेट्स के थ्रू नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैटेरियलिज्म की हम बात करें तो मैटेरियलिज्म जो है वो एक ऐसा फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन है जिसके अंदर हम प्रेफरेंस देते हैं मैटर को ओवर आइडिया, थॉट्स एंड कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये जो है इनका थॉट जो है क्लास स्ट्रगल का ये आपको डिस्कस करना है, बेहतर तरीके से बताना है कि किस प्रकार की प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। क्रिटिकल एग्जामिन करते हुए आपको कार्ल मार्क्स के थॉट को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हीगल कंसिडर्स द realm of state to be the realm of universal altruism, explain। तो ये हीगल के यूनिट के अंदर से सबसे पहला क्वेश्चन जो है 2022 के अंदर पूछा गया। उसके पहले जो पॉलिटिकल थिंकर थे उसको जो है यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हेगल राज्य के क्षेत्र को सार्वभौमिक परोपकारिता यानी कि यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म का क्षेत्र मानते हैं, ये आपको व्याख्या करनी है। सो हीगल जो है उनका ये मानना था कि जो स्टेट है वो एक तरीके का एम्बॉडीमेंट है ऑफ द कलेक्टिव विल एंड ये कह सकते हैं कि ये जो है स्पेसिफिक है इट्स सिटीजन्स, ठीक है, एंड हैज़ द पोटेंशियल टू प्रमोट द कॉमन गुड एंड एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स विद इन इट। तो हीगल कहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर के बेसिकली यही आपको एक्सप्लेन करना है कि उनका क्या उनका थॉट है थ्योरी ऑफ स्टेट को लेकर। उनकी जो थ्योरी ऑफ स्टेट है वो क्या है, वो आप लोगों को यहाँ पर जो क्रिटिकल एग्जामिन करनी है। यूँ कहें कि इसका जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ स्टेट एज फॉर्मुलेटेड बाय हीगल। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डू यू एग्री विद CL वेपर that Mill was a reluctant Democrat? Discuss in the context of Mill's views on representative government। यहाँ पर CL वेपर के द्वारा ये कहा गया है कि मिल जो हैं एक reluctant डेमोक्रेट थे, ये आपको डिस्कस करना है। एंड उसके साथ साथ आपको जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। क्या आप CL वेपर के इस कथन से सहमत हैं कि मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी थे? प्रतिनिधि सरकार पर मिल के विचारों के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि मिल को जो है एक डेमोक्रेट जो है क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है शॉर्ट नोट्स, जहाँ पर आपको 4 टॉपिक्स गिवन हैं जिनमें से कोई 2 टॉपिक्स को लेकर आप लोगों को शॉर्ट नोट जो है लिखना है। पहला है मार्क्स व्यूज अबाउट द रोल ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटीज़। पूंजीवादी और समाजवादी समाजों में राज्य की भूमिका के संबंध में मार्क्स के क्या विचार हैं वो आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद है रूसोज व्यूज ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सामाजिक अनुबंध है उस पर रूसो के क्या विचार हैं, क्या थॉट हैं, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट है मिल्स व्यूज़ ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, इसको लेकर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है उपयोगितावाद पर मिल के विचार आप लोगों को डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट है वॉलस्टोनक्राफ्ट्स व्यूज़ ऑन मोरालिटी, नैतिकता पर वॉलस्टोनक्राफ्ट के क्या विचार हैं ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। सो ये 4 टॉपिक गिवन हैं, जो भी आप लोगों को बेहतर लगे किन्हीं 2 पर आप लोगों को शॉर्ट नोट जो है मेंशन कर लेने हैं, लिख लेने हैं। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। एज वी रैप अप लेट्स शेयर some valuable tips to excel on the day of the exam. So dear students, first and foremost, make sure you get a good night's sleep the day before.
A well rested mind performs better. So, on the day of the exam, arrive early to the exam center to avoid any last minute stress. Secondly, read through the instructions carefully before starting the exam. Pay attention to the marking scheme and allocate your time accordingly. Lastly, stay calm and composed during the exam. Dear students, remember you have put in the efforts and now it's time to show what you know. So dear students, I hope this analysis and the tips provided will be beneficial to you in your exam preparation. If you have any further questions or need more guidance, feel free to reach out. Dear students, good luck with your studies and I am confident you are do great on the exam. Dear students, don't forget to like this video, subscribe to our channel Padhai with Guru Chela and hit the notification bell to stay updated with our latest content. Thank you for watching this video.